Everyone, today we are going to discuss economic condition of Indus Valley civilizations। हम इंडस वैली civilizations के रिलीजियस या धार्मिक पहलुओं को ऑलरेडी देख चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शंस आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अब हम बात करने वाले हैं इस सेक्शंस के अंतर्गत इकोनॉमिक कंडीशंस को, और इकोनॉमिक कंडीशंस को हम वहीं से समझेंगे जब हमने रिलीजियस सेक्शंस को पढ़ा था। तब हमने देखा था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर या कृषि जैसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, कृषि हुआ करती थी। अब जब कृषि होती थी तो कृषि का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन जो यहाँ होता था वो सरप्लस कंडीशन में था। सरप्लस कंडीशंस का मतलब है अतिरेक, अतिरेक का मतलब है ज़्यादा उत्पादन। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि हम देखें कि यदि आपकी आवश्यकता 100 किलो है और उत्पादन 200 किलो हो रहा है, तो जो 100 बच रहा है उसको हम अन्न के भंडार या कह सकते हैं बफर स्टॉक में रख देंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में कृषि अधिशेष के प्रमाण मिलते हैं। अब ये कृषि अधिशेष के प्रमाण कहाँ मिलेंगे? कृषि अधिशेष के प्रमाण आपको मिलेंगे ग्रेट ग्रेनरीज या विशाल अन्नागार। अन्नागार वो जगह है जहां पर आपका जो उत्पादन अधिक हुआ है उसको रखा जाता था। ये कुछ एविडेंस का एक पिक्चर मैंने यहाँ रखा है, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन ये अवशेष हैं, ये एक्चुअली में आप देखेंगे कि ये कुछ रिमेनिंग पार्ट है, और ये मोहनजोदारो से 1922 में मिला है। तो उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस या एग्रीकल्चर में उत्पादन जो होता था वो प्लस में होता था, अधिशेष होता था, और उसको अन्नागार में रखा जाता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस में और क्या चीज़ें हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं प्रमाण के आधार पर। अब ये हमने समझ लिया है कि कृषि में सरप्लस होता था। अब कृषि सरप्लस से ही हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, और वो है यहाँ की नगरीकृत व्यवस्था। जब भी सरप्लस होता है, जब भी उत्पादन अधिक होता है, तो कृषि को छोड़कर कुछ लोग अलग समुदाय में या कम्युनिटी में रहने लगते हैं। तो खेती को छोड़कर वो अलग कम्युनिटीज़ में रहने लगते हैं, और यहीं से शुरुआत हो जाती है नगरीकरण की। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस को अर्बन सिविलाइजेशन या नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर से हमने सीखा सरप्लस, और सरप्लस से हमने सीखा अर्बन सिविलाइजेशंस। तो यहां इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 1 to 1 लिंक करिए और आसानी से आप समझ जाएं। अब एग्रीकल्चर के प्रमाण को और प्रूफ करता है इस सभ्यता में मिला लकड़ी का हल। लकड़ी का हल कालीबंगा में मिला है 1953 में। लकड़ी के हल के द्वारा एग्रीकल्चर या कृषि की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी। उस आधार पर हम कह सकते थे कि एग्रीकल्चर होता था। हालांकि एग्रीकल्चर होता था यह हमने पीछे रिलीजियस सेक्शंस में भी समझा था। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट करता हूँ कि वहाँ लोहे के हल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता था। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इकोनॉमिक कंडीशंस में हमने एग्रीकल्चर देखा। अब एग्रीकल्चर भी 2 तरीके से होता है आज के समय में। वैसे ही वहां भी क्रॉप रोटेशन यूज किया जाता था, और क्रॉप रोटेशंस के लिए हम 2 शब्द का उपयोग करते हैं। फर्स्ट इज खरीफ एंड सेकंड वन इज रवि। तो रवि और खरीफ जैसी व्यवस्था मतलब निश्चित समय में कौन सी फसल का उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाना है, इस चीज से सभ्यता के लोग फैमिलियर थे। उस समय की मेन क्रॉप्स कौन सी हुआ करती थी? उस समय मेनली 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था, गेहूं और जौ का। जैसे आज के डेट में राइस और व्हीट 2 इंपॉर्टेंट मुख्य फसलें हैं भारत की, प्रमुख खाद्यान्न फसलें ये 2 हैं। वैसे ही उस जमाने में गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न फसलें हुआ करती थी। कुछ फसलों के और बात कर लेते हैं। यदि चावल की बात करें तो चावल केवल और केवल इंडस वैली में 2 जगह से ही मिला है, और 2 जगह वो हैं रंगपुर और लोथल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। इसके अलावा क्या गन्ने या शुगर केन की कोई प्रमाण मिले हैं? तो अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। देखिए, ये स्पेशली मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट्स वाई यहाँ अलग से मैंने शुगर केन को रखा है। हमें इंडस वैली को पढ़ते समय यही ध्यान रखना है कि क्या मिला है, और क्या मिला है उसी को आपको मार्क करना, जो है नहीं उसके बारे में बात नहीं करनी।
इसके अलावा कुछ और फसलें के प्रमाण मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे खजूर है, मस्टर्ड है, सीजम है और लेग्यूमिनियस प्लांट, दलहनी फसलें। तो इस आधार पर हमने फसलों को समझा। एक फसल का इम्पोर्टेंस और है क्योंकि कॉटन का सबसे पहले जो शुरुआत या उसके प्रोडक्शन का जो श्रेय जाता है वो इंडस वैली के लोगों को ही जाता है। तो विश्व को परिचित कराया इंडस वैली ने कॉटन से, तो कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में कृषि के अलावा एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन भी होगा। पशुपालन किसका करते थे? तो पशुपालन इन पशुओं का करते थे। पशुओं में एक इंपॉर्टेंट एनिमल है काऊ। काऊ के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, बट ऐसा कहा जाएगा कि यहाँ पर ये लोग उस जानवर से परिचित थे। इसको हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर कई ऐसी सील मिली हैं जिन पर बैल की आकृति देखने को मिलती है और बैल और गाय एक ही फैमिली से हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि वो गाय से परिचित हुआ करते थे। नेक्स्ट है लॉइन। लॉइन या जिसको हम बब्बर शेर भी कहते हैं, उससे ये फैमिलियर नहीं थे क्योंकि लॉइन जो है वो उस सिंध वाले क्षेत्र में या इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र में नहीं पाया जाता। इस आधार पर लॉइन से ये परिचित नहीं हुआ करते थे। तो ये हमने पशुपालन। हॉर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हॉर्स से ये लोग फैमिलियर थे लेकिन उसका एक्चुअल यूज नहीं जानते थे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हॉर्स का एक कैरेक्टर है तेज भागना, और तेज भागने का उपयोग किया जाता है वॉर में। और वॉर से इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों का कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत ही पीसफुल लोग थे, बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि हॉर्स से वो फैमिलियर तो थे, लेकिन हॉर्स का उपयोग, एक्चुअल जो उपयोग होता है तेज भागने में, वो बिल्कुल नहीं किया जाता था। हम ऐसे कह सकते हैं हॉर्स का उपयोग शायद वो गधे के फॉर्म में करते हो, या कह सकते हैं सामान को लाने ले जाने में उपयोग करते हो। तो एक्चुअल उसका यूज नहीं किया जाता था उस जमाने में। हॉर्स के बारे में यदि कहा जाए तो हॉर्स के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो हॉर्स का एक इमेज मिलता है टेरिकोटा का घोड़े की आकृति, और ये मिलती है लोथल में। अब ये टेरिकोटा क्या होता है? टेरिकोटा इज नथिंग बट दैट मीन्स बेसिक क्ले, जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी से बनाया गया एक खिलौना था और उसको पका दिया जाता है, तो इसे हम टेरिकोटा कहते हैं। और ये प्रमाण मिले हैं लोथल। लेकिन ये खिलौना है, ये इसकी आकृति है। वास्तविक में इसके प्रमाण एकमात्र जगह से मिले हैं, वो है आपका सुरकोत्रा, दैट इज फाउंड इन 1972। तो एकमात्र स्थल, तो ये केवल इमेज है और ये एक्चुअल एविडेंसेस मिले हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इकोनॉमिक्स व्यवस्थाएं हमने देख ली हैं, और इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित फैक्ट्स या जानकारी को हमने कलेक्ट कर लिया। अब वहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होता था, क्या व्यापार होता था और किस तरीके से होता था? तो व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो दो तरीके से होता था। एक तो होता था एक शहर से दूसरे शहर, मोहनजोदारो से आप कालीबंगा कह सकते हैं, लोथल कह सकते हैं, और एक होता था दूसरे देश में, दैट मीन्स कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग। अब इंटर या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बुल कार्ड का उपयोग किया जाता था, जैसे राजस्थान, सौराष्ट्र या महाराष्ट्र या दक्षिण भारत की ओर जाना है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग यदि की बात करें तो वो होता था मेसोपोटामिया या बहरीन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस को मैंने पिछले वीडियो में मार्क करके आपको बताया था, और वहीं से आप समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया की ओर ट्रेडिंग्स हुआ करती थी, लेकिन ये बंदरगाह से होती थी, और बंदरगाह हमारा जो है वो लोथल में मिला है। तो वहाँ से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोथल इंपॉर्टेंट साइट होगी। इसके अलावा कुछ और प्रमाण मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एक नाम और मिलता है, एंड दिस नेम इज कॉल्ड मेलुहा, और ये मेलुहा मिलता है मेसोपोटामिया के लिटरेचर्स में। तो मेसोपोटामिया की जो बुक्स मिली हैं, साहित्य मिले हैं, उसमें एक नाम और मिलता है जिसको हम कहते हैं मेलुहा। मेलुहा इज नथिंग बट इंडस वैली सिविलाइजेशंस का ही एक अन्य नाम होगा। इसके अलावा कुछ और प्रमाण मिले हैं जो प्रमाण बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर की ओर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था।
दो स्थानों की चर्चा भी की गई है। फर्स्ट इज दिलमून। दिलमून इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड बहरीन। आज का बहरीन ही दिलमून है। और दूसरा है मकरान कोस्टल एरिया या माकान तट, तटीय क्षेत्र। इसको हम इस व्यवस्था से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हो गई आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब यहाँ से यहाँ आपको जाना है और जाने के लिए आपको लोथल का पोर्ट यूज़ करना होगा। ये आप यहाँ लोथल देख सकते हैं। लोथल को के द्वारा ट्रेडिंग्स होती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो बीच में कुछ मध्यवर्ती स्थान की चर्चा की गई। तो ये एक हो गया बहरीन या दिलमुन जिसको कहा गया है। दूसरा यहां पर है कोस्टल एरिया, माकान कोस्टल एरिया। तो ये दो स्थान, दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड, की चर्चा लिटरेचर्स में की गई है कि इनका उपयोग मध्यवर्ती स्थान या इंटरमीडिएट स्टेशन के रूप में किया जाता था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ट्रेडिंग्स हुआ करती थी, व्यापार हुआ करते थे। आप थोड़ा आ जाइए, आप थोड़ा आ जाइए, मिलकर बैठकर चाय पीते हैं और व्यापार करते हैं। कुछ इस तरीके की बात होती है। अब ये व्यापार तो होता था, लेकिन इस व्यापार की स्थिति कैसी थी? फेवरेबल थी या नॉन फेवरेबल थी? अनुकूल थी या प्रतिकूल थी? तो जो व्यापार होता था उसको हम इस पॉइंट्स को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो कुछ भी आयात निर्यात होता था उसमें निर्यात का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, आयात का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। इसीलिए अर्थव्यवस्था स्माइलिंग फेस में हुआ करेगी, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो अच्छी थी या अनुकूल थी, फेवरेबल थी। अब व्यापार तो होता था, व्यापार होने के लिए आपको चाहिए करेंसी या मुद्रा। जैसे आज की डेट में भारत की मुद्रा रुपया है, और रुपया का उपयोग हम कहते हैं आरबीआई जो जारी मुद्रा करती है उसके बेस पे किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग किया जाता था, तो यहाँ पर कोई मुद्रा नहीं की जाती थी उपयोग। तो फिर व्यापार कैसे होता था? तो व्यापार यूज करने के लिए वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय का मतलब है एक वस्तु आप हमसे ले लीजिए, एक वस्तु आप हमको दे दीजिए, एक्सचेंज कर लेते हैं। द गुड ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो वस्तुओं का विनिमय ही वस्तु विनिमय हो जाएगा। एक वस्तु को आपने दे दिया और आसानी से आप व्यापार कर लें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यूज की जाती थी। जो सील या मोहर की चर्चा मैंने की है वो केवल प्रमाण के लिए यूज की जाती थी, जिसको हम परमिट कह सकते हैं। तो जब आप लोथल से या इंडस वैली से मेसोपोटामिया की ओर जाएंगे तो आप एक सील का उपयोग करेंगे, जिसे हम कहेंगे सील या मुद्रा, जो एक परमिशन की तरह है या कह सकते हैं एक परमिट की तरह कार्य करती। तो मुद्रा नहीं मिली है तो इस यूज किया जाता था वस्तु में। क्या लोग मापतोल से भी फैमिलियर थे? तो इंडस वैली के लोग मापतोल से भी फैमिलियर होंगे, और ये मापतोल के लिए 16 का टेबल यूज करते थे। जैसे हम कहें कि भाई कि 1 किलो 2 किलो, वैसे ये 16, 32, 48 इस तरीके से यूनिट के तौर में यूज करते थे। इसके एविडेंसेस दो जगह मिले हैं। स्केल मिली है मोहनजोदारो और लोथल से, और ये अलग अलग प्रकार की स्केल मिली, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि वाणिज्य और व्यापार जैसी व्यवस्थाएं थी उस जमाने में। अब हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को समझ लिया है और रिलीजियस कंडीशंस को भी समझ लिया है। अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो है पॉलिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंतर्गत अभी तक हमने वहां के रिलीजियस कंडीशंस को और इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटी को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि राजनीति या पॉलिटी क्या है। अब राजनीति या पॉलिटी को समझने के लिए हम वर्तमान एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री का मतलब है भारत गणतंत्रात्मक देश है। यहां पर लोकतंत्र आधारित व्यवस्था है। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। आप नॉर्थ कोरिया देख लें, वहां तानाशाही है। आप ब्रिटेन चले जाइए तो वहां पर आप देखेंगे संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो ये सारी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। चीन पे आप चले जाइए, वहां साम्यवाद है। तो इनमें से कौन सी व्यवस्था उस जमाने में थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक कोई ऐसी एविडेंसेस या प्रमाण नहीं मिल पाए हैं जिसके बारे में ये कहा जाए कि वहाँ कम्युनिज्म था, ये वहाँ रिपब्लिक था, गणतंत्र था, या वहाँ डेमोक्रेसी है, या अलग अलग व्यवस्थाएं। लेकिन
राजनीति के बारे में कौन सी प्रक्रिया थी। लेकिन हम ये कहें वट एवर माइट बी द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये एकदम क्लियर है कि हड़प्पा कल्चर की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बहुत ही कुशल व सुव्यवस्थित थी। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता चला। इसका प्रमाण हम ये देखते हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। उस व्यवस्था को यदि हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित थी, लोग वहाँ पालन करते थे नियमों का, और ऑर्गेनाइज है तो कोई ना कोई तो ऐसी व्यवस्था रही होगी जो इसको मैनेज करती है। जैसे शहरों को मैनेज करने के लिए एक व्यवस्था होती है नगर निगम, तो ऐसा ही आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जरूर रही होगी उस जमाने में, लेकिन वो कौन सी थी ये हमें नहीं मालूम। अब यदि हम बात करें कि उस व्यवस्था के अंतर्गत रूलर क्लास कौन सी थी, शासक वर्ग कौन सा था, जैसे आप देखेंगे वैदिक कल्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैदिक कल्चर में सामान्यतः क्षत्रिय वर्ग के द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है प्रोबेबली कि व्यापारी वर्ग ही शासन करता था। व्यापारी वर्ग शासन इसलिए हम कह रहे हैं या संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि व्यापारी वर्ग के पास ही मनी थी, और हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फेवरेबल थी। तो मर्चेंट जो है उसके पास पैसा होगा, और जिसके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूर रहता है। जैसे आप अंबानी का एग्जांपल आप देख सकते हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों में उनका कंट्रीब्यूशंस रहता है। सेम इसी एग्जांपल के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि व्यापारी वर्ग शासन करता था। इसके अलावा हम देखते हैं केंद्रीकृत प्राधिकरण के प्रमाण मिलते हैं, जो मैंने अभी नगर निगम का उदाहरण दिया उसी चीज को ये एक्सप्लेन करता है पॉइंट। सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी क्योंकि सभी लोगों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई एक अथॉरिटीज रही होगी, तो वी कैन से दैट सेंट्रलाइज व्यवस्था थी।